करमोनी स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम मनोविज्ञान में एक ऐसे शब्द पर बात करने जा रहे हैं जिसे हम रोज इस्तेमाल करते हैं, सीखना या अधिगम। पर क्या हम जानते हैं कि एक मनोवैज्ञानिक की नज़र से इसका असली मतलब क्या है? आज हम आरपीएससी परीक्षा के हिसाब से इसी पहेली को सुलझाएंगे। हमारे पास इस पर काफ़ी डिटेल्ड नोट्स हैं और हमारा मकसद है ये समझना कि सीखना असल में है क्या नहीं है और ये हमारे दिमाग में काम कैसे करता है। बिल्कुल। देखिए, हम अक्सर हर तरह के बदलाव को सीखना कह देते हैं, लेकिन मनोविज्ञान इस पर बहुत साफ है। वो हर बदलाव को सीखना नहीं मानता। आज की हमारी चर्चा इसी पर है कि असली अधिगम की पहचान क्या है और वो कौन से धोखे हैं जिनसे हमें बचना चाहिए। तो चलिए सबसे बुनियादी सवाल से ही शुरू करते हैं। जब एक मनोवैज्ञानिक कहता है कि अधिगम हुआ है तो उसका मतलब क्या होता है? हमारे नोट्स में जो परिभाषा है वो कहती है व्यक्ति के व्यवहार में अभ्यास, अनुभव, प्रशिक्षण के फलस्वरूप होने वाले अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन अधिगम कहलाते हैं। ये सुनने में थोड़ी किताबी लगती है। हाँ, लगती है, पर अगर इसे हम टुकड़ों में तोड़ें तो ये बहुत आसान है। इसमें आप कह सकते हैं 3 मेन चीजें हैं। पहला, व्यवहार में परिवर्तन, मतलब कुछ सीखने के बाद आपके काम करने के तरीके में कोई फर्क दिखना चाहिए। दूसरा, ये जो फर्क है ये 3 वजह से आना चाहिए, या तो अभ्यास से मतलब प्रैक्टिस से, या अनुभव से एक्सपीरियंस से, या फिर ट्रेनिंग से। बिल्कुल, या फिर ट्रेनिंग से। और तीसरा, जो मुझे लगता है सबसे जरूरी है, अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। मैं इसी पे आने वाली थी। ये अपेक्षाकृत यानी रिलेटिवली शब्द यहाँ इतना जरूरी क्यों है? बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि मनोविज्ञान ये मानता है कि सीखना कोई पत्थर की लकीर नहीं है, पर यह रेत पर लिखी इबारत भी नहीं है जो हवा के एक झोंके से उड़ जाए। अपेक्षाकृत स्थायी का मतलब है एक ऐसा बदलाव जो टिकाऊ हो। जैसे साइकिल चलाना सीखना, हो सकता है आप कई सालों बाद चलाएं तो थोड़ा लड़खड़ाएं, पर आप पूरी तरह से भूल नहीं जाते। वो ज्ञान आपके अंदर टिका रहता है, इसीलिए यह अधिगम है। ये समझना तो ठीक है कि सीखना क्या है, पर आरपीएससी जैसी परीक्षाओं में, जैसा आपने कहा, अक्सर सवाल इस बात पर बनता है कि सीखना क्या नहीं है। हमारा दिमाग हमें धोखा कब देता है? मतलब कब हमें लगता है कि कोई बदलाव हुआ है पर असल में वो सीखना होता ही नहीं। बिल्कुल, और यहीं पर ज्यादातर लोग गलती कर जाते हैं। हमारे नोट्स में इसकी एक पूरी लिस्ट दी हुई है। तो चलिए इन इम्पोस्टर्स या भेरूपियों की एक एक करके पड़ताल करते हैं। जैसे पहला है बीमारी की वजह से आया बदलाव। अच्छा, मतलब अगर कोई बीमार है और इसलिए चिड़चिड़ा हो गया है या सुस्त हो गया है तो उसके व्यवहार में तो बदलाव है, पर ये सीखना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये अस्थायी है। जैसे ही बीमारी ठीक होगी व्यवहार वापस पहले जैसा हो जाएगा। इसी तरह दवा या नशे का असर भी है। जब तक असर है व्यवहार बदला हुआ है, असर खत्म तो बदलाव भी खत्म। ये टिकाऊ नहीं है, इसीलिए ये अधिगम नहीं है। और थकावट के बारे में क्या कहेंगे? दिन भर पढ़ने के बाद रात में ऐसा लगता है कि दिमाग अब काम ही नहीं कर रहा। ये तो हम सबने महसूस किया है। वो दिमाग का काम ना करना सीखना नहीं है, वो सिर्फ ऊर्जा की कमी है। आप आराम कीजिए और दिमाग फिर से सीखने के लिए तैयार हो जाएगा। मनोविज्ञान इसे भी अधिगम की श्रेणी में नहीं रखता। ठीक है, अब कुछ ऐसी चीजों पर आते हैं जो ज्यादा गहरी हैं, जैसे मूल प्रवृत्तियां यानी इंस्टिंक्ट्स और प्रतिवर्त क्रियाएं यानी रिफ्लेक्सेस, जैसे भूख लगने पे खाना ढूंढना या तेज रोशनी में पलक का झपकना। ये सब क्या है? देखिए, ये हमारे बायोलॉजिकल सॉफ्टवेयर्स हैं, मतलब जन्म से हमारे अंदर इंस्टॉल्ड हैं। इन्हें हमने सीखा नहीं है, ये बस होता है। पलक झपकने के लिए कोई ट्रेनिंग तो लेता नहीं है। सही बात है। इसलिए इन्हें भी सीखने की श्रेणी से बाहर रखा गया है। यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट आता है परिपक्वता का, जिसे मैच्योरेशन कहते हैं। नोट्स में साफ लिखा है कि परिपक्वता से आया बदलाव सीखना नहीं है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि एक बच्चा जब चलना सीखता है तो हम तो यही कहते हैं ना कि उसने चलना सीख लिया। और यहीं पर मनोविज्ञान और हमारी आम बोलचाल की भाषा में फर्क आ जाता है। आप सोचिए, 1 साल के बच्चे को आप दुनिया के बेस्ट कोच से भी ट्रेनिंग दिलवाएं, क्या वो चलना सीख पाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसकी मांसपेशियों में, उसकी हड्डियों में अभी वो मजबूती ही नहीं आई है। वो चलना तब शुरू करता है जब उसका शरीर उस काम के लिए परिपक्व हो जाता है। तो ये जो बदलाव है ये मुख्य रूप से परिपक्वता का नतीजा है, अभ्यास का नहीं। हम इस पर आगे और गहराई से बात करेंगे, क्योंकि ये आरपीएससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, इस लिस्ट में एक आखिरी और सबसे मजेदार कॉन्सेप्ट है
अभ्यस्तता यानी हैबिचुएशन। इसकी परिभाषा है कि किसी उद्दीपक के बार बार दिए जाने पर यदि उसके प्रति हमारी प्रतिवर्प और प्रतिक्रियाएं कमजोर पड़ जाएं तो उक्त परिस्थिति अभ्यस्तता कहलाती है। इसका क्लासिक उदाहरण है रेलवे ट्रैक के पास वाला घर। शुरू में जब कोई वहां रहने जाता है तो हर ट्रेन की आवाज से नींद टूट जाती है, ध्यान भटकता है। लेकिन कुछ महीनों बाद दिमाग उस आवाज को नजरअंदाज करना सीख जाता है। ट्रेन आती है, जाती है, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ मेरा सवाल ये है कि क्या ये भी एक तरह का सीखना नहीं हुआ? दिमाग ने नजरअंदाज करना सीख लिया। बहुत बढ़िया सवाल है। मनोविज्ञान इसे सीखना इसलिए नहीं मानता क्योंकि यहाँ व्यक्ति ने कोई नया व्यवहार अपनाया नहीं है, बल्कि पुराने व्यवहार को करना छोड़ दिया है। अच्छा। उसने आवाज पर प्रतिक्रिया देना बंद कर दिया है। ये एक तरह का सेंसरी फिल्टर है, कोई नया कौशल या स्किल नहीं है। इसलिए इसे अधिगम से अलग रखा गया है। ये बहुत साफ हो गया। तो अब जब हमने ये समझ लिया है कि कौन से बदलाव हमें धोखा दे सकते हैं, तो सवाल उठता है कि असली सीखने की पहचान क्या है। नोट्स में इसके करीब 18 विशेषताएं दी गई हैं, जो कि याद करने में तो बहुत ज्यादा हैं। क्या इन्हें समझने का कोई आसान तरीका है? बिल्कुल है। इन 18 पॉइंट्स को रटने की कोई जरूरत नहीं है। इन्हें हम 3 बड़े आइडियाज में बांटकर समझ सकते हैं। सीखने का पहला बड़ा आइडिया है, यह दिमाग के अंदर होने वाला एक खुफिया मिशन है। खुफिया मिशन? ये सुनने में तो बड़ा दिलचस्प है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि सीखना सीधे तौर पर दिखाई नहीं देता। ये एक मनोवैज्ञानिक, एक मानसिक प्रक्रिया है। हम किसी के दिमाग के अंदर झांककर ये नहीं देख सकते कि वो सीख रहा है या नहीं। हम तो सिर्फ उसके काम को, उसके निष्पादन यानी परफॉर्मेंस को देखकर एक अंदाजा लगाते हैं। अच्छा, मतलब ये भी हो सकता है कि किसी ने सीखा तो बहुत कुछ हो, पर एक परीक्षा के तनाव में अच्छा प्रदर्शन ना कर पाए, तो हम ये नहीं कह सकते कि उसे आता नहीं है। एकदम सही। सीखना और प्रदर्शन 2 अलग-अलग चीजें हैं। यही इस पहले आइडिया का सार है। सीखना हमेशा बाहर से दिखे ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो सीखने का दूसरा बड़ा आइडिया क्या है? दूसरा बड़ा आइडिया है, सीखना एक मंजिल नहीं बल्कि एक सफर है जिसका कोई ना कोई मकसद होता है। इसमें कई विशेषताएं एक साथ आ जाती हैं। जैसे अधिगम हमेशा उद्देश्यपूर्ण होता है। आप सब यहाँ आरपीएससी परीक्षा पास करने के उद्देश्य से पढ़ रहे हैं। और ये एक प्रक्रिया है, परिणाम नहीं। मतलब ये कभी खत्म नहीं होता। बिल्कुल, ये जीवन भर चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है। इसी में एक और चौंकाने वाली बात आती है कि सीखना हमेशा कुछ नया जोड़ना नहीं होता। अच्छा? हाँ, कभी कभी कुछ पुराना छोड़ना भी सीखना है। किसी गलत आदत को छोड़ना भी उतना ही बड़ा अधिगम है जितना कोई नई आदत अपनाना। और इसी से ये बात भी जुड़ती है कि सीखना सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी। मतलब अच्छी आदतें सीखना सकारात्मक अधिगम है और बुरी आदतें जैसे चोरी करना वो नकारात्मक अधिगम। ये हमेशा हमारे माहौल और समाज से जुड़ा होता है। इसका मतलब है कि अधिगम व्यक्तिगत भी है और सामाजिक भी। हम अकेले किताब से भी सीखते हैं और दोस्तों के साथ ग्रुप में भी सीखते हैं। और इसी से समायोजन का कॉन्सेप्ट भी जुड़ा है। हम नई परिस्थितियों में ढलने के लिए सीखते हैं। बिल्कुल, सीखना हमें अपने वातावरण के साथ एडजस्ट करने में मदद करता है और हमारा सीखा हुआ ज्ञान एक स्थिति से दूसरी स्थिति में स्थानांतरित भी हो सकता है। जैसे गणित में सीखी गई प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जिंदगी की दूसरी मुश्किलों में भी काम आ जाती हैं। तो इन 18 विशेषताओं को इन 3 बड़े आइडियाज में समझना वाकई बहुत आसान हो गया। एक खुफिया मिशन, एक मकसद वाला सफर और समाज से जुड़ाव। अब हम सीखने की प्रक्रिया के चरणों पर आते हैं। योगकम के अनुसार इसके 6 चरण हैं। जी, और इसे हम आरपीएससी की तैयारी के उदाहरण से ही समझ सकते हैं। ये एक पूरी कहानी की तरह है। पहला चरण है आवश्यकता या अभिप्रेरणा, नीड, मोटिवेशन। कहानी शुरू होती है एक जरूरत से, जैसे एक अच्छी स्थिर नौकरी की जरूरत, और इस जरूरत से जन्म लेता है दूसरा चरण, लक्ष्य, गोल, यानी आरपीएससी परीक्षा को पास करना। पर लक्ष्य तय करते ही रास्ता आसान नहीं हो जाता। फिर आता है तीसरा चरण, बाधा, ऑब्स्टैकल। जैसे समय की कमी, कोई कठिन विषय या ध्यान भटकना, ये सब बाधाएं हैं। बिल्कुल, और इन बाधाओं से लड़ने के लिए हम जो करते हैं वो है चौथा चरण, अनुक्रिया, रिएक्शन, यानी टाइम टेबल बनाना, नोट्स पढ़ना, मेहनत करना। और जब हमारी मेहनत रंग लाती है, जैसे किसी मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर आ जाते हैं, तब आता है 5वां और सबसे जरूरी चरण, पुनर्बलन, रीएनफोर्समेंट। शाबाशी मिलना, आत्मविश्वास बढ़ना। हाँ, और आगे बढ़ने की हिम्मत मिलना।
और जब हम ये सब पार कर लेते हैं तो आता है आखिरी, छठा चरण, एकीकरण। इंटीग्रेशन। मतलब सारा सीखा हुआ ज्ञान व्यवस्थित होकर हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है। बिल्कुल। ये एक बहुत ही तार्किक क्रम है जो हर तरह के सीखने पर लागू होता है। अब हम आज के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं, जहां से सवाल बनने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, अधिगम और परिपक्वता। हमने पहले बात की थी कि दोनों अलग हैं, पर इनके बीच का रिश्ता क्या है? बहुत गहरा रिश्ता है शायद। हाँ, इनके रिश्ते को एक लाइन में ऐसे समझ सकते हैं। परिपक्वता सीखने के लिए एक लॉन्च पैड की तरह है। बिना लॉन्च पैड के ट्रेनिंग का रॉकेट उड़ ही नहीं सकता। परिपक्वता मतलब मैच्योरेशन, उम्र के साथ आने वाला एक प्राकृतिक शारीरिक और मानसिक विकास है। इसके बिना सीखना असंभव है। अच्छा। मतलब सीखने के लिए परिपक्वता एक शर्त है, लेकिन परिपक्वता खुद सीखना नहीं है। एकदम सही। और इनके बीच के अंतर को समझना बहुत जरूरी है। पहला और सबसे बड़ा अंतर इनकी प्रक्रिया में है। अधिगम एक अर्जित प्रक्रिया है जिसे हम मेहनत से कमाते हैं, जबकि परिपक्वता एक जैविक प्रक्रिया है जो हमें उम्र के साथ अपने आप मिलती है। दूसरा अंतर प्रभाव का है। परिपक्वता हमारे सीखने पर असर डालती है। जैसे 5 साल का बच्चा 2 साल के बच्चे से जल्दी सीखता है, लेकिन क्या सीखना भी परिपक्वता पर असर डालता है? बिल्कुल नहीं। आप कितनी भी किताबें पढ़ लें, उससे आपकी शारीरिक ऊंचाई नहीं बढ़ेगी। सीखना परिपक्वता को प्रभावित नहीं करता। और तीसरा अंतर अभ्यास और ट्रेनिंग को लेकर है। सीखने के लिए तो अभ्यास और ट्रेनिंग ही सब कुछ है, जबकि परिपक्वता पर इनका कोई असर नहीं होता। आप ट्रेनिंग देकर किसी की दाढ़ी मूंछ जल्दी नहीं उगा सकते, वो अपने जैविक समय पर ही आएगी। सही बात है। और इसी से जुड़ा है चौथा अंतर, प्रेरणा और पुरस्कार का। सीखने में ये बहुत मदद करते हैं, लेकिन परिपक्वता पर इनका कोई असर नहीं। आप किसी बच्चे को टॉफी का लालच देकर उसकी लंबाई नहीं बढ़ा सकते। बिल्कुल। और आखिरी और सबसे अहम अंतर है इनके स्थायित्व में। परिपक्वता से आया बदलाव स्थायी होता है, जैसे लड़कों की आवाज का भारी हो जाना, ये वापस नहीं बदलता। लेकिन अधिगम से आया बदलाव अपेक्षाकृत स्थायी होता है। अपेक्षाकृत स्थायी मतलब इसे भूला भी जा सकता है। हाँ, अगर अभ्यास न किया जाए तो सीखी हुई चीजें धुंधली पड़ सकती हैं या हम उन्हें भूल सकते हैं, लेकिन परिपक्वता के बदलाव स्थायी होते हैं। ये 5 अंतर परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये चर्चा वाकई बहुत गहरी थी। तो चलिए एक बार जल्दी से दोहराते हैं कि आज हमने क्या-क्या मुख्य बातें समझी। हमने शुरुआत की अधिगम की परिभाषा से कि यह अभ्यास, अनुभव या प्रशिक्षण से व्यवहार में आने वाला एक अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। फिर हमने उन धोखों या इम्पोस्टर्स को पहचाना जो सीखने जैसे लगते हैं पर होते नहीं, जैसे थकावट, बीमारी, परिपक्वता और खास तौर पर अभ्यस्तता। इसके बाद हमने अधिगम की 18 विशेषताओं के बोझ को कम करके उन्हें 3 बड़े यादगार आइडियाज में समझा। सीखना दिमाग का एक खुफिया मिशन है, ये एक मकसद वाला सफर है और ये हमेशा हमारे माहौल से जुड़ा होता है। फिर हमने सीखने की प्रक्रिया के 6 चरणों को एक कहानी की तरह देखा, जो एक जरूरत से शुरू होकर ज्ञान के एकीकरण पर खत्म होती है। और अंत में हमने अधिगम और परिपक्वता के बीच के सबसे जरूरी रिश्ते और अंतर को समझा। हमने जाना कि परिपक्वता सीखने का लॉन्च पैड है, लेकिन वो खुद सीखना नहीं है। इस विषय को दोहराना बहुत जरूरी है क्योंकि ये मनोविज्ञान की नींव है। अगली बार हम अधिगम के सिद्धांतों पर और गहराई से बात करेंगे। कर्म ओनली